हेलो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 की तो आपको पता होना चाहिए कि वायरस से हर साल डायरेक्ट या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डाइट सभी एग्जाम के लिए आज हम वायरस टॉपिक को कंप्लीट पीवाईक्यू के साथ कवर करेंगे। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आज का सेक्शन बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरस। वायरस को हम जीरो से हीरो तक मास्टर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बस आपको आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है। ओके, आज का हमारा टॉपिक है वायरस। वायरस से जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे गए होंगे उनको हम कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे, चाहे वो हो डिफिनेशन की, नेचर की, टर्मिनेशन, स्ट्रक्चर की या फिर टीएमबी की, बैक्टीरियोफेज की, वायराइड्स, प्रियॉन्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस, सारे चीजों को अच्छे से कवर करेंगे। बस आपको क्या करना होगा, हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इन्फ्लुएंस विद वायरस मल्टीप्लिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर करता है? एक्टिनोमाइसिन डी, रेफिनोज, क्लोरेम्फेनिकोल या फिर ग्लैक्टोज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्टिनोमाइसिटिस डी। एक्टिनोमाइसिटिस डी जो है ये वायरस के गुणन में हस्तक्षेप करता है। एक्टिनोमाइसिटिस डी एक प्रतिलिपि अवरोधक है जो डीएनए द्विगुणन पर जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को बढ़ने से रोकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर मेंस में आया हुआ है। वायरस सिंथेसाइज्ड देयर प्रोटीन कोड्स। वायरस यानी विषाणु अपना प्रोटीन कोड का निर्माण कहाँ से करते हैं? इनसाइड द होस्ट सेल, आउटसाइड द होस्ट सेल, बोथ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड द होस्ट सेल या नन ऑफ दिस। तो वायरस के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहा जाता है। इन सब के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जब मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो वहां पे कवर कर लिया था। अगर आपने देखा बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा हमारे इसी चैनल पे जाइए, मिसलेनियस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, शैवाल, कवक सबके बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। ठीक, वायरस जो है इसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो ये जब लिविंग के अंदर रहता है यानी होस्ट बॉडी के अंदर रहता है तभी अपना कोई कार्य करता है, चाहे वो प्रोटीन बनाना हो, रिप्रोडक्शन करना हो, कुछ भी। तो ये कहाँ पे करता है? इनसाइड द होस्ट सेल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विषाणु अपना प्रोटीन कोड जिसे कैप्सिड कहा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषाणु के प्रोटीन कोड को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है कैप्सिड के नाम से। किस नाम से? कैप्सिड के नाम से। ये होस्ट सेल के अंदर करता है। कैप्सिड विषाणु का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण होता है जो विशिष्ट प्रोटीन से बना होता है। चूंकि विषाणु में राइबोसोम की कमी होती है इसलिए यह प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं यानी प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है प्रोटीन का जो संश्लेषण करने वाला स्थल है उसे राइबोसोम कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम का क्या कार्य है? तो यह मुख्य कार्य इसका जो होता है ये अमीनो अम्ल की सहायता से प्रोटीन का संश्लेषण करता है और विषाणु में राइबोसोम पाया नहीं जाता, कम मात्रा में होता है, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अपनी कोई भी क्रिया होस्ट सेल के अंदर करेगा। अगला क्वेश्चन, वायराइड और विलो। वायराइड वे हैं जो, वायराइड कौन होते हैं? देखिए वायरस, वायराइड, इन सब में अंतर होता है। ठीक है, वायरस क्या है वो अलग चीज हो गया, वायराइड क्या है ये अलग चीज हो गया। अब यहाँ पे आपको पूछा वायराइड क्या होते हैं। वायराइड क्या होते हैं? पहला दिया हैविंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिनके पास आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, क्या वे वायराइड होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। दूसरा दिया जिनमें प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, क्या वे वायराइड होते हैं? प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ, यही यहाँ पे गलत दे दिया, क्योंकि वायराइड जो होते हैं इसमें प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है। जेनेटिक पदार्थ आरएनए तो पाया जाता है लेकिन प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी दिया जिनमें प्रोटीन से घिरा हुआ जेनेटिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, तो यही गलत हो गया। डीएनए नहीं पाया जाता, पहली बात तो आरएनए पाया जाता है और दूसरी बात इसमें प्रोटीन से घिरा हुआ नहीं रहता है। तीसरा दिया है जिसमें बिना प्रोटीन आवरण के आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, यही बिल्कुल सही है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें प्रोटीन का कोई भी कवर यानी कि कैप्सिड नहीं पाया जाता है, जबकि वायरस में हम लोगों ने देखा था उसमें प्रोटीन कवर कैप्सिड पाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वायराइड जो होते हैं ये पादप परजीवी होते हैं यानी प्लांटों पे देखने को मिलते हैं। पौधे में वायराइड के संक्रमण के कारण
होने वाले लक्षण में वृद्धि यानी पौधे की वृद्धि का रुकना, पत्तियों का विलगित होना, पत्तियों का झड़ जाना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। जनरली ये जो है आलू, टमाटर, खीरा, गुलदाउदी, नारियल जैसे पौधों को संक्रमित करता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, लेकिन इस पे कोई भी प्रोटीन कवर नहीं पाई जाती, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वायराइड्स विषाणु से छोटे होते हैं और इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए गोल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि सर्कुलर होता है और कोई भी प्रोटीन नहीं पाई जाती। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए का वायरस है, यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड पूछा है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए का कौन सा है? रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टेस्पो वायरस या फिर रेब्डो वायरस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रोटा वायरस। रोटा वायरस एक डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरे स्टैंडर्ड वाला आरएनए वायरस है जो रेओविरिडे फैमिली का सदस्य है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर वायरस की आकृति एक पहिए की तरह होती है, जैसे एक व्हील होता है उसकी तरह होती है, जिस कारण इसे रोटा वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये रोटा वायरस किसको संक्रमित करता है, यानी कि इसके संक्रमण से क्या होता है? तो ये जनरली जो संक्रमण होते हैं, जैसे जुकाम हो गया, बुखार हो गया, दस्त हो गया, पेट दर्द हो गया, उल्टी हो गई, ये रोटा वायरस के संक्रमण से ही होता है और इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विरॉन इज। वायरॉन होते हैं, वायरॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सिड, न्यूक्लिक अम्ल या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हम लोगों ने देखा वायरस, फिर देखा वायराइड, अब बात कर रहा है वायरॉन की। वायरॉन क्या होता है? वायरॉन न्यूक्लियोकैप्सिड होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूक्लियोकैप्सिड क्या है? तो एक वायरल प्रोटीन कोड है जो जीनोम, इसमें केवल या तो आरएनए पाया जाएगा या तो डीएनए को घेरता है, या तो आरएनए या तो डीएनए, जिसे जीनोम कहा जाता है। आरएनए और डीएनए दोनों मिलकर जीनोम बनते हैं, दोनों ही जीनोम है, तो या तो इसमें आरएनए पाया जाएगा या तो डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोकैप्सिड स्वयं के साथ और जीनोम के साथ जुड़ने में सक्षम है। इस प्रकार यह जीनोम की एक बंद गुहा के अंदर पैकेजिंग करता है। वायरॉन एक संपूर्ण वायरस कण है जिसमें एक बाहरी प्रोटीन खोल होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है वायरस की ही तरह, और इसके अलावा इसमें न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है, चाहे आरएनए चाहे डीएनए। ठीक है, तो यानी कि इसे आप कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक वायरस ही है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करिएगा। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की? बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, पहला है लावार्फ, हर्न और टार्नियर, दूसरा है स्वतंत्र रूप से एफडब्ल्यू वार्ड और फेलिक्स डी हेरले। स्वतंत्र रूप से यानी इन्होंने सबने अपना इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी खोज की है, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बैक्टीरियो खोज की जो खोज है सबसे पहले अगर बात करें 1915 में फ्रेडरिक विलियम टॉर्ट ने किया था। इसके अलावा 1917 में फेलिक्स डी हर्ले ने खोजा था, यानी दोनों ने अपना अपना अलग खोजा था। बैक्टीरियोफेज है क्या? तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणु के संबंध में गलत है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, पूछा विषाणु के लिए कौन सा गलत है। पहला, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल सही बात है, जितने भी विषाणु होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, पहला तो सही है। सही है तो ये सही हो नहीं सकता क्योंकि गलत पूछा है। दूसरा है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्लिकेटेड इनसाइड द लिविंग सेल, जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणित होने वाला अकशेरुकीय जीव है, बिल्कुल सही बात है कि ये लिविंग के अंदर ही द्विगुणित होता है। उसके अलावा वायरस आर सैप्रोफिटिक, क्या वायरस मृतोपजीवी होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, वायरस सैप्रोफिटिक नहीं होते हैं, यही कथन आपका असत्य है। विषाणु जो है ये अल्पकल्पी परजीवी होते हैं, यानी कि पैरासाइट ऑब्लिगेटेड पैरासाइट होते हैं, ये मृतोपजीवी नहीं होते हैं। दो में से केवल एक ही सही हो सकता था, या तो पैरासाइट या तो सैप्रोफिटिक, तो हमने देखा कि ये पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, तो ये सैप्रोफिटिक नहीं होंगे, गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा गलत है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, वायरस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग न्यूक्लियाई एसिड। प्रोटीन वायरस होते हैं इसमें प्रोटीन आवरण पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड से घिरा होता है, बिल्कुल सही बात है। जो गलत है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आपके सामने 4 कथन दिए हुए हैं, पूछा है कि एड्स विषयक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पश्च विषाणु एचआईवी के कारण होता है, यानी कि ये जो एड्स है क्या ये रेटोवायरस एचआईवी के कारण होता है? क्या आप सभी को पता है कि एड्स को फैलाने का कॉज कौन करता है? एचआईवी ही करता है, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। एड्स का जो वायरस होता है ये एक रेटोवायरस है, रेट्रोवायरस जिसे एचआईवी कहा जाता है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन
सॉरी यूमिनो डिफिशियंसी वायरस, जिसे एचआईवी कहा जाता है, और यह एक रेट्रो वायरस होता है। ये मनुष्य में एड्स यानी कि एक्वायर्ड यूमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम फैलाने का कारक होता है। ठीक है, दूसरा दिया है यह T4 लसिकाओं के अंदर प्रकृत करता है, यानी कि T4 लसिकाओं के अंदर जो है रिप्लिकेशन करता है, तो दूसरा भी बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा दिया है इसके लिए एलिशा परीक्षण किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए कौन सा परीक्षण होता है? एलिशा होता है, ELISA। ये एड्स के लिए ही विशेष तौर पे किया जाता है। अच्छा, एलिशा परीक्षण विषाणु कणों का पता लगाते हैं। क्या एलिशा परीक्षण विषाणु कणों का पता लगाएंगे? नहीं 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 नहीं, ये एक मिनट रुक जाइए। एलिशा परीक्षण जो होते हैं ना, ये मुख्य रूप से एचआईवी कणों का पता लगाते हैं, एचआईवी संक्रमण का पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में दिया है। फिर दिया है विषाणु 6 वर्षों तक प्रसुप्त रहते हैं, यानी कि 6 वर्षों तक ये निष्क्रिय रहते हैं, अपना कोई भी लक्षण नहीं दिखाते, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 सही है। तो किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है 1, 2 और 4। ठीक है, एड्स के संबंध में 1, 2 और 4 सही है। एड्स एक रेट्रो वायरस है, मानव इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसे एचआईवी के रूप में जाना जाता है। ये जो है मनुष्य में एड्स फैलाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। एंजाइम लिंक्स एमिनो सॉर्बेंट, जिसे एलिशा कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक एमिनो सॉर्बेंट। ये परीक्षण आमतौर पर एचआईवी संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, एचआईवी संक्रमण का पता लगाने वाला यह पहला परीक्षण है। ठीक, और जो एड्स के विषाणु होते हैं वो 6 वर्षों तक निष्क्रिय रहते हैं, उसके बाद अपना लक्षण दिखाते हैं जब ये शरीर में पूरी तरह से फैल चुके होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। निम्नलिखित में से किस विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है? टीएमबी, टोबैको मोजाइक वायरस, MS2, T2 फेज या नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा T2 फेज, जिसे बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है। ये एक बैक्टीरियोफेज का वायरस है जो बैक्टीरिया ई कोलाई को संक्रमित करता है। इसमें आनुवंशिक सामग्री के रूप में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यह एक सुरक्षात्मक प्रोटीन कोड द्वारा कवर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनले वी प्रूशिनर ने 1982 में भेड़ में स्क्रैपी रोग के कारक का सुझाव दिया, जिसमें केवल प्रोटीन का कैप्सिड था और न्यूक्लिक अम्ल का कोड नहीं था। इन्हें क्या कहा गया? मतलब वह वायरस जिसमें केवल क्या था? प्रोटीन का कैप्सिड था, यानी कैप्सिड था, लेकिन इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं था। तो इसको जो कहा जाता है वो प्रियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रियॉन कहा जाता है। स्टैनले बी प्रूशिनर ने 1982 में प्रियॉन के बारे में बताया था। किसमें देखा? तो भेड़ के स्क्रैपी में इन्होंने देखा था। इन्होंने देखा प्रियॉन जो है इसमें प्रोटीन का कवर तो पाया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए और डीएनए नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, इसे क्या नाम दिया? प्रियॉन नाम दिया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1967 में डायनर और रैमर ने आलू में तुर्ककंद रोगों का कारण कुछ ऐसे जीवों को माना जिसमें न्यूक्लिक अम्ल था लेकिन प्रोटीन कैप्सिड नहीं था। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोटीन का कैप्सिड है लेकिन इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जा रहा। अब क्या कहा जा रहा है? ऐसे जीवाणु जिसमें न्यूक्लिक अम्ल मौजूद है लेकिन ये जो कवर है ये कवर गायब है, प्रोटीन का कैप्सिड गायब है। अगर प्रोटीन कैप्सिड है और न्यूक्लिक अम्ल नहीं है तो इसको तो क्या कहा गया? प्रियॉन कहा गया। अब पूछा जा रहा है कि ये न्यूक्लिक एसिड मौजूद है लेकिन कवर ही गायब है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वायराइड। क्या कहेंगे? वायराइड। ध्यान दीजिएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसमें प्रियॉन में क्या है? प्रियॉन में आपको देखने को मिला कैप्सिड प्रेजेंट है, न्यूक्लिक अम्ल गायब है। यहाँ पे आपको देखने को मिला न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए के रूप में मौजूद है लेकिन जो कैप्सिड है ये गायब है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? वायराइड कहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, अ वायरस इज मेड अप ऑफ। वायरस किसका बना होता है? अभी हम लोगों ने देखा किसी में प्रोटीन कवरिंग है, किसी में न्यूक्लिक एसिड है, किसी में कोई नहीं है, किसी में दोनों है। तो पूछा जा रहा है वायरस में क्या होता है। तो बात करें वायरस की तो इसमें प्रोटीन और आरएनए या डीएनए में से कोई एक मौजूद होता है, यानी कि इसमें प्रोटीन कवर और इसके अलावा जो है न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियो प्रोटीन भी मौजूद होता है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। विषाणु आरएनए या डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार पीजीटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स इज कॉज बाय। चेचक किसके कारण होता है? बैरियोला, कॉक्सियला, एडीज या फिर फ्रांसियला। हर साल डिजीज से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। स्मॉल पॉक्स की बात करें तो ये वेरियोला नामक विषाणु के कारण होता है। स्मॉल पॉक्स कैसा डिजीज है? वायरल डिजीज है। किसके द्वारा फैलता है? तो बैरियोला वायरस के द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके पास
कोशिकीय संगठन नहीं है, यानी किसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? आर्कीबैक्टीरिया, वायरस, पीपीएलओ या फिर रिकेट्सिया? इसका सही जवाब हो जाएगा वायरस। ये अकोशिकीय है, एक कोशिकीय है, सॉरी नॉन सेलुलर है, इसमें कोई भी कोशिकीय संगठन देखने को नहीं मिलता है। विषाणुओं में डीएनए या आरएनए होता है, ठीक है, एक किनारे के रूप में, एक छोर के रूप में, जो केंद्रीय कोर का 6% बनाता है, और इसमें एक प्रोटीन का कवर होता है जिसे न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जाता है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, तो ऑप्शन बी इसका जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियॉन्स की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रियॉन्स की खोज किसने की थी? प्रूसिशर नामक वैज्ञानिक ने की थी। जब प्रूसिनर ने इसकी खोज की थी तो प्रूसिनर को ही इसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी मिलेगा। कब मिलेगा, कब मिला था? तो प्रियॉन्स की सूचना इन्होंने सबसे पहले 1983 में दी थी, और इन्हें जो है 1997 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1997 में। खोजा किसमें था? भेड़ में। किसमें खोजा था? भेड़ में, ठीक है। और प्रियॉन के बारे में इन्होंने बताया क्या कि प्रियॉन में क्या पाया जाता है, कि इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है कि कैप्सिड होता है, क्या पाया जाता है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि प्रियॉन में क्या पाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि इसमें न्यूक्लिक अम्ल का कोर जो है वो नहीं पाया जाता है। प्रियॉन में कैप्सिड तो होता है, लेकिन क्या नहीं होता? न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता, कैप्सिड पाया जाता है। इसकी खोज प्रूसिनर ने की थी। कब की थी? 1983 में की थी, और 1997 में इसके लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान कोई भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज कहलाता है? प्रोफेज, लाइसोजेनिक फेज, लाइकेटिक फेज या फिर लैम्डा फेज? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेज। जीवाणु कोशिका के अंदर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित किसी भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज को प्रोफेज कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वायरस जीनोम को मिनी क्रोमोसोम भी कहा जाता है? टीएमबी, SB40, गामा फेज या फिर HIV? तो मिनी वायरस के नाम से किसे जाना जाता है? तो SB40 को मिनी वायरस के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म बैक्यूलेटिंग वायरस है। एक मिनट, सीमियन यानी S से सिमियन हो गया, और V से हो गया वैक्यूलेटिंग। क्या हो गया? वैक्यूलेटिंग वायरस, ठीक है। इसे मिनी वायरस के नाम से या फिर सिमिनियन वायरस के नाम से, सिमिनियन वायरस 40 के नाम से जाना जाता है। यह एक पॉलीमो वायरस है, मनुष्य और बंदरों दोनों में देखने को मिलता है इसका इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन, जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है, एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है, तो जीवाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये एक विषाणु है, लेकिन ये संक्रमित किसको करता है? एक जीवाणु को करता है। ये उसका डायग्राम यहाँ पे बना है बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विषाणु संक्रामक के फलस्वरूप होस्ट में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षा करते हैं क्या कहलाते हैं? यानी कि अगर विषाणु का संक्रमण हो रहा है और उससे रक्षा हो रही है तो कौन कर रहा है? सही जवाब ऑप्शन सी, इंटरफेरॉन। वायरल संक्रमण के फलस्वरूप उत्पादित इंटरफेरॉन एक महत्वपूर्ण एंटीवायरल मानव प्रोटीन है, यानी कि ये एंटीवायरल है। एंटीवायरल मतलब वायरस से सुरक्षा करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में इंटरफेरॉन के 3 समूह होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है ए श्वेत रुधिर कणिकाओं में इंटरफेरॉन, यानी कि AWBC में इंटरफेरॉन। पी होता है ये संयोजी ऊतक में होता है, और वाई होता है ये लिम्फोसाइट से होता है, ठीक है। वाई लिम्फोसाइट से इंटरफेरॉन, पी संयोजी ऊतक फाइब्रोब्लास्ट से इंटरफेरॉन, और ए जो होता है ये व्हाइट ब्लड सेल से इंटरफेरॉन होता है। मनुष्य में कितने प्रकार के इंटरफेरॉन? 3 प्रकार के। इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल है, ठीक। ऑप्शन सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू। इंटरफेरॉन्स को संश्लेषित किया जाता है। इंटरफेरॉन्स को किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है जाना जाता है। कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को कौन रोकेगा? इंटरफेरॉन रोकेगा। ऑप्शन डी सही जवाब। ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर से द्विगुणन करते हैं क्या कहलाते हैं? रोग फैलाने वाले कीट के शरीर से ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं, द्विगुणन कर लेते हैं, क्या कहलाएंगे? चिरस्थायी, अस्थायी, प्रवर्धनशील या संचरणशील? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोपोगेटिव। ऑप्शन सी प्रवर्धनशील। पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर से गुणन कर लेते हैं वो परिवर्धनशील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिवर्धनशील। परिवर्धनशील विषाणु और पौधे और कीट दोनों में रेप्लिकेट करने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला,
जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वह होता है प्रोटीन कोड, न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक अम्ल दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा जो होस्ट के शरीर में जाएगा वो न्यूक्लिक एसिड होता है। जब कोई वायरस जो है किसी मतलब बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है, बैक्टीरिया पर आक्रमण करने वाला कौन सा वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, तो वो क्या देगा उसको अपना न्यूक्लिक एसिड दे देगा। क्या दे देगा? न्यूक्लिक एसिड दे देगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं पीसीएस में 2 बार और इसके अलावा पीजीटी बॉटनी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। प्रियॉन्स होते हैं, प्रियॉन्स में क्या होता है? प्रियॉन्स के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था कि इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। अगर न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा तो डीएनए भी नहीं होगा, आरएनए भी नहीं होगा और आरएनए भी नहीं होगा। इसमें होता क्या है? प्रियॉन्स में केवल प्रोटीन कवरिंग पाई जाती है। क्या होती है? प्रोटीन कवरिंग। इन प्रोटीन कारकों में गुणन करने की व संक्रमित करने की क्षमता होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? इवानोस्की, बिंजरिक, बीजमैन या फिर हेलियरगस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजरिक। कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम बेंजरिक द्वारा प्रस्तावित किया गया। बेंजरिक कौन है? तो ये डच के रहने वाले माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वनस्पति शास्त्री हैं। इन्हें वायरोलॉजी और पर्यावरण सूक्ष्म विज्ञान के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए वायरोलॉजी और पर्यावरण सूक्ष्म विज्ञान के संस्थापक कौन है तो यही है बेंजरिक। ठीक है, कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम ये लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ होता है संक्रामक जीवित द्रव। ठीक है, ये जो वाक्यांश है ये पहले एक वायरस का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से भी पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन, कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसके लिए यूज होता है? तो ये जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संक्रामक जीवित द्रव और ये वायरस के इलाज के लिए यूज किया जाता था। सॉरी, वायरस की व्याख्या करने के लिए यूज किया जाने वाला वाक्यांश है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये भी एक फ्रेज है। उसी तरह से कैंटेजियम वाइवम फ्लूइडम ये भी एक फ्रेज है और ये बेंजरिक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण कौन सा है? एडिनो विषाणु यानी एडिनो वायरस, मोजेक वायरस, टी इवन वायरस या फिर रेट्रो वायरस। एड्स फैलाने का कार्य कौन करता है? तो हम सभी को पता है एड्स फैलता है रेट्रो वायरस के कारण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। अगला क्वेश्चन, प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय। पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किसने किया? स्टार मार्क करिएगा। बॉब्डेन, पीरी ने, बिंजरिक ने या फिर स्टैनली ने। सही जवाब ऑप्शन डी स्टैनली ने। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप वायरस को, प्लांट वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज्ड किसने किया था? किसने किया था? स्टैनली नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसमें किया था? टोबैको का मोजेक वायरस में इन्होंने इसको क्रिस्टलित किया था, यानी तंबाकू में जो पाया जाने वाला मोजेक वायरस है इसको किया था। कब किया था? 28 जून 1935 को किया था। कब किया था? 28 जून 1935 को किया था। किसमें किया था? टोबैको का मोजेक में किया था। और किसने किया था? स्टैनली ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला, भारत में साइनोफेज की खोज सर्वप्रथम किसने की? खोज से क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। तो भारत में साइनोफेज की जो खोज है वो आर एन सिंह और पी के सिंह ने किया था। किसने? आर एन सिंह और पी के सिंह ने। आर एन सिंह ने कब किया? तो 1967 में सीवेज में किया, तालाबों के पानी में किया। और इसके अलावा पी के सिंह ने चावल के खेतों में किया। कब किया? 1973 में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीवेज में किसने किया? आर.एन.ए. सिंह ने। और चावल के खेतों में किसने किया? पी के सिंह ने। किसकी खोज? साइनोफेज की। साइनोफेज डीएनए वायरस का एक समूह है जो साइनोबैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के भीतर पाए जाने वाले होता है, यानी कि इसके जो होस्ट होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, साइनोफेज की खोज किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खोज से एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। साइनोफेज की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सिंडेन, सैफरमैन और मॉरिस, डायनर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। साइनोफेज की खोज 1963 में सैफरमैन और मॉरिस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सैफरमैन और मॉरिस के। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला, साइनोफेज विषाणु है जो आक्रमित करता है, यानी किस पे अटैक करता है साइनोफेज? तो साइनोफेज जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी को अटैक करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसको अटैक करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी को। अगला,
द वायरल कैप्सिड इज मेड ऑफ, वायरल कैप्सिड बना होता है, किसका बना होता है? लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। वायरल कैप्सिड जो है ये प्रोटीन का बना होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला, रेट्रो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। रेट्रोवायरस ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को रखता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। रेट्रोवायरस की सदस्य जातियां अन्य जीवों की कोशिकाओं में घुसकर उनके डीएनए में अपने आनुवंशिक जीनोम के आरएनए की प्रति जो है वो डाल देती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जो कहलाता है डिहाइड्रोजिनेज, प्रोटीएज, यूरेज या फिर लाइसोजाइम। बैक्टीरियो फेज में एक एंजाइम पाया जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लाइसोजाइम। बैक्टीरियो फेज में पाया जाने वाला एंजाइम लाइसोजाइम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस एंजाइम का वाणिज्यिक प्रयोग भी किया जाता है। इस एंजाइम का उपयोग जानवरों के प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में किया जाता है। किसका? लाइसोजाइम का। ये पाया किस में जाता है? बैक्टीरियो फेज में। अगला, हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ इज फाउंड इन, कुंडलित संकुचनशील आच्छाद्य पाया जाता है कवक में, बैक्टीरिया में, फंगस में या बैक्टीरियो फेज में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बैक्टीरियो फेज में। हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ किस में पाया जाता है? बैक्टीरियो फेज में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये बैक्टीरियो फेज की टेल के चारों ओर पाया जाता है और पूंछ की संरचना सिर की धुरी के एक छोर से जुड़ी होती है, जिसमें कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रोटीन पाया कहाँ जाता है? तो बैक्टीरियो फेज में क्या होता है? कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ये हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ कहाँ पाया जाता है? टेल वाली भाग में, और जो इसका टेल वाला भाग होता है वो इसके हेड से अटैच होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक 30 श्रेणी का जीवाणु भोजी पहचाना जाता है अपने, एक 30 श्रेणी का जो जीवाणु भोजी है वो किसके कारण पहचाना जाता है? टैडपोल आकार से, गोल आकार से, अनियमित आकार से या चतुष्कोणीय आकार से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टैडपोल आकार से। एक 30 श्रेणी का जीवाणु भोजी जो टैडपोल आकार का होता है और इसी वजह से ये पहचाना जाता है। इसमें 4 प्रमुख उप इकाइयां होती हैं जिसे हेड, कॉलर, नेक, टेल और बेस प्लेट के नाम से जाना जाता है। हेड, कॉलर, नेक, टेल, बेस प्लेट, इसके अलावा फाइबर। यह वायरल कर्ड नग्न होता है यानी नेकेड होता है। इकोसाइड्रेल और टेल वाला होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वायरस। वायरस में 35 क्वेश्चन तक कल के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पे जाइए और उन वीडियो को भी जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी विषाणु द्वारा होता है? पोलियो, लेप्रोसी, टीवी या मलेरिया। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसको स्टार मार्क करिएगा कि कौन सी बीमारी किसके कारण होती है। तो बात करें जो वायरस जनित बीमारी है वो इसमें से है पोलियो। कौन सा है? पोलियो। यह रोग पोलियोमाइलाइटिस वायरस के कारण होता है। जबकि अगर बात करें लेप्रोसी की तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। टीवी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, और इसके अलावा मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु द्वारा बर्ड फ्लू होता है? इसमें बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बर्ड फ्लू जो होता है ये H5N1 की वजह से होता है और स्वाइन फ्लू H1N1 की वजह से होता है। ठीक, सही जवाब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करिएगा। माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर कौन है? बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा या साइनोबैक्टीरिया। DSSB TGT में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, जिसे PPLO के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटी कोशिका भी इसी माइकोप्लाज्मा की है। इसे माइक्रोबायोलॉजी का जोकर कहा जाता है। यह सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकती है। ठीक है, और यही वह सबसे छोटा जीव है जो प्रजनन करने में सक्षम होता है। इन कोशिका की दीवार में म्यूरिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन की कमी होती है, इसलिए यह किसी भी आकार में फैल जाते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं, इसीलिए इन्हें जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायरस में प्रक्रिया अनुपस्थित होती है, प्रोसेस एब्सेंट इन वायरस। वायरस में क्या नहीं होता है? रिप्लिकेशन, तो वायरस में रिप्लिकेशन नहीं होगा तो वो अपनी प्रजाति को बढ़ाएगा कैसे? प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल होता है।
म्यूटेशन बिल्कुल होता है। एनर्जी लिब्रेशन यानी ऊर्जा मुक्ति, वायरस में यही प्रक्रिया नहीं होती है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। यह संक्रमण फैलाने का कार्य करता है। ये वायु, जल, मिट्टी सभी जगह पे पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन के कण होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए में से एक होता है। प्रोटीन की एक कबर होती है जिसे कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। इसमें रिप्लिकेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, म्यूटेशन होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा मुक्ति नहीं होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा अनुपस्थित है, तो ऑप्शन डी ही अनुपस्थित है। अगला क्वेश्चन, वायरस होता है रेट्रोवायरस, आरएनए वायरस, डीएनए वायरस या HTLV। एचआईवी वायरस कैसा होता है? अच्छा, एचआईवी वायरस कैसा होता है? तो एचआईवी वायरस के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले की वीडियो में, तो हमने देखा एचआईवी वायरस जो होता है ये रेट्रोवायरस होता है। बिल्कुल सही बात है। एचआईवी वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। इसे LAV यानी कि लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएशन वायरस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एचआईवी वायरस का एक और नाम है, इसे HTLV3 यानी ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस टाइप 3 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। A, B और D तीनों ही सही है। जो एचआईवी वायरस होता है इसमें डीएनए वायरस नहीं होता है। क्या होता है? डीएनए वायरस नहीं होता है। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसके आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। राजस्थान PSC PGT में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन करा है तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको तत्काल प्रभाव से टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द वायरस व्हिच पैरासिटिज्म द मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज। नील हरित शैवाल के सदस्य को परजीवी बनाने वाला वायरस कौन सा है? 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा है? लैम्डा फेज, साइनोफेज, बैक्टीरियोफेज या फिर कोलीफेज। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी के सदस्यों को परजीवी बनाने वाला वायरस कौन सा है? तो साइनोफेज है। साइनोफेज पर ही साइनोफेज जो है इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी के जो साइनोफेज है वायरस, साइनोफेज ये ब्लू ग्रीन एल्गी पे पैरासाइट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। स्टेनियर ने ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरियम के रूप में वर्गीकृत किया था। किसने किया था? स्टेनियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने वर्गीकृत किया था। जीवाणु भोजी यानी कि जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, ये ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को खाते हैं। ठीक है, बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायराइड्स आर, वायराइड हैं क्या है? संक्रामक प्रोटीन, संक्रामक न्यूक्लियोप्रोटीन, संक्रामक न्यूक्लिक एसिड या उपयुक्त सभी। वायराइड हम लोगों ने देखा था कि वायराइड जो है इसमें कैप्सिड तथा प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें प्रोटीन की कबर नहीं पाई जाती। इसमें पाया क्या जाता है? आरएनए या डीएनए में से एक यानी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा? तो ये संक्रामक न्यूक्लिक एसिड होंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर पाए जाते हैं। ये सिर्फ पौधों में रोग फैलाने का कार्य करते हैं। 1971 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था T.O. डायनर। क्या थे? T.O. डायनर ने न्यूक्लिक अम्ल से बने इन अणुओं को वायराइड नाम दिया था। अगर पूछा जाए वायराइड नाम किसने दिया तो T.A. डायनर ने किया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए प्रियांस जो है, ये प्रियांस को संक्रामक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। वायरस को संक्रामक न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संक्रामक न्यूक्लियो प्रोटीन कौन है? तो वायरस है। और संक्रामक प्रोटीन कौन है? प्रियॉन्स है। और वायराइड क्या है? संक्रामक न्यूक्लिक एसिड है। ठीक, तीनों को आपको ध्यान रखना है, तीनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वायराइड संक्रामक न्यूक्लिक एसिड, प्रियॉन्स संक्रामक प्रोटीन और वायरस संक्रामक न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक, अगला क्वेश्चन, एंजाइम्स आर एब्सेंट इन। एंजाइम्स किसमें अनुपस्थित होते हैं? वायरस, फंगस, वायरस, स्लाइम मोल्ड या फिर बैक्टीरिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस। वायरस में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं जिसके कारण ये ना तो जीवित रहते, मतलब ना कोई जैव क्रिया करते हैं, ना ही पोषक कोशिकाओं के बाहर द्विगुणन करते हैं। यानी जब ये पोषक शरीर में अंदर जाते हैं तभी ये कोई प्रक्रिया कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एंजाइम जो है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब PGT बॉटनी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें पाया जाता है? रियो वायरस, ई कोलाई, अल्फा इंटू 174 वायरस या लैम्डा फेज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
5x174 वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है क्या? तो ये एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज है। इन विषाणुओं में एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। 5x174 बैक्टीरियोफेज एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है जो किसको संक्रमित करता है? तो ये एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, इसी को संक्रमित करता है। ठीक है, किसको संक्रमित करता है? ई कोलाई को संक्रमित करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अ प्लाज्मिड फेज बिकम इंटीग्रेट इनटू होस्ट क्रोमोसोम एंड रिप्लिकेट सिमुलेटेशली इज कॉल्ड। एक प्लाज्मिड जो होस्ट गुणसूत्र में एकीकृत हो जाता है और एक साथ दोहराता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है बीसोसोम, एपिसोम, सेंट्रोसोम या फिर पॉलीसोम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एपिसोम। क्या कहलाएगा? एपिसोम कहलाता है। एक प्लास्टिड जो होस्ट गुणसूत्र में एकत्रित हो जाता है वो क्या कहलाता है? एपिसोम कहलाता है। अगला, सबसे छोटा मुक्त जीव कौन सा है, यानी कि फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो सबसे छोटा मुक्त जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, जिसे पीपीएलओ कहा जाता है। ये 0.1 से लेकर 0.02 mm तक होता है। पीपीएलओ यानी पिल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी खोज सर्वप्रथम लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी और यह सबसे छोटा फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला, पीपीएलओ क्या है? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, नर्व सेल या प्लांट सेल? तो हम सभी को पता है पीपीएलओ एक प्रोकैरियोटिक है। क्या है? प्रोकैरियोटिक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी होगा, मैंने सी गलती से मार्क कर दिया है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ऐसे जीवाणु भोजी जो जीवाणुविक कोशिकाओं पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उनका लयन कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं? सिस्टमिक, वायरुलेंट, यूमीन या फिर टेम्परेट? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी वायरुलेंट। ऐसे जीवाणु भोजी वायरुलेंट जो होते हैं, ये ऐसे जीवाणु भोजी होते हैं जो जीवाणुविक कोशिकाओं पर संक्रमण के तुरंत बाद उनका लयन कर देते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेजेस बने होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस किसके बने होते हैं? केवल प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, केवल डीएनए या फिर प्रोटीन और लिपिड? तो बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल दोनों के बने होते हैं, यानी न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। इसमें अगर बात करें प्रोटीन की तो 50 से 60% प्रोटीन होता है, जबकि 40 से 50% न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन से जीव में समानता एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या फिर एक्टिनोमाइसीटीज? सही जवाब ऑप्शन ए वायरस। वायरस में या तो आरएनए या तो डीएनए एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होते हैं। अगला, T4 जीवाणु भोजी का विकास किया जा सकता है। T4 जीवाणु भेजी का विकास कहाँ किया जा सकता है? इन द कोलोन बैक्टीरियम ई कोलाई, यानी वृद्धांत में पनपने वाले जो ई कोलाई बैक्टीरिया हैं, या फिर इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम, कृत्रिम उपचार वाले माध्यम से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जिसे ई कोलाई में कोलोन में पनपने वाले ई कोलाई जीवाणु से भी उत्पन्न किया जाता है और इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। आर्टिफिशियल रूप से भी इसे तैयार किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों ही इसका सही जवाब है। अगर पूछा जाए बैक्टीरियोफेज फैमिली क्या है, तो बैक्टीरियोफेज जो है ये मायोविरिडी फैमिली से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है? मायोविरिडी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है T4 प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन इज कॉल्ड। ट्यूमर प्रेरक जीन के निष्कासन के पश्चात जीवाणु का T4 प्लाज्मिड क्या कहलाता है? जेड डीएनए, आर डीएनए, वी डीएनए या फिर टी डीएनए? तो T4 प्लाज्मिड पूछा है तो T4 प्लाज्मिड टी डीएनए कहलाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ जीवाणु जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस में T4 प्लाज्मिड पाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक ट्यूमर उत्प्रेरक करने वाला जिसे टीआई भाग कहा जाता है, दूसरा जीन हस्तांतरण करने वाला जिसे टी डीएनए कहा जाता है। ठीक है, टीआई भाग को इससे काटकर अलग कर दिया जाता है, अतः टी डीएनए भाग को जीन के हस्तांतरण के उपयोग में लिया जाता है। जीन का हस्तांतरण कौन करता है? टी डीएनए करता है। टीआई क्या करता है? टीआई क्या करेगा? तो टीआई जो होगा ये ट्यूमर उत्प्रेरक का कार्य करेगा। ठीक, सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेकेड वायरस है। नेकेड वायरस कौन सा है? नेकेड वायरस वही होगा जिसपे
प्रोटीन की कवरिंग नहीं पाई जाएगी। प्रोटीन की कवरिंग किस में नहीं पाई जाती, तो वायराइड्स में नहीं पाई जाती। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डॉयनर और रैमर ने 1967 में इसकी खोज की थी और इसे वायराइड्स नाम दिया था। वायराइड्स मात्र छोटे आरएनए के खंड होते हैं और इनमें प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है और यह पादपों को संक्रमित करते हैं। अगर पूछा जाए पादपों को संक्रमित करने वाला सबसे छोटा वायरस कौन सा है, तो यही है। सबसे छोटा कारक कौन सा है, वायराइड ही है। अगला क्वेश्चन, वायरस रिप्लिकेशन विद इन सेल इनहिबिटेड बाय। कोशिका में विषाणु के द्विगुणन को कौन रोकता है? IL4, IL1, IFN अल्फा या फिर TNF अल्फा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, IFN अल्फा। जब किसी कोशिका में विषाणु का संक्रमण होता है तब कोशिका विषाणु के द्विगुणन को रोकने के लिए इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्रावण करती है। इंटरफेरॉन में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे IFN अल्फा हो गया, IFN गामा हो गया, IFN बीटा हो गया। इनमें से आपको IFN इंटरफेरॉन एन अल्फा नाम दिया हुआ है, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। वायरस शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? डी हैरल द्वारा, बेंजरिक द्वारा, पाश्चर द्वारा या फिर प्लोएटस द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंजरिक द्वारा। वायरस बहुत छोटा कण होता है जो संक्रमण का कारक बनता है। इससे कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में स्थापित किया गया। वायरस की खोज सर्वप्रथम 1892 में दिमित्री इवानोस्की नामक वैज्ञानिक ने किया था। वायरस नाम टर्मिन बिलेमा बेंजरिक ने दिया था। खोज किसने की? इवानोस्की ने। नाम किसने दिया? बेंजरिक ने। स्टैनली नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायरस का क्रिस्टलीकरण किया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिस्टलीकरण किसने किया, तो स्टैनली ने किया। खोज किसने की? इवानोस्की। नाम किसने दिया? बेंजरिक। और क्रिस्टलाइजेशन किसने किया? स्टैनली नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायरस का खोल बना होता है यानी कैप्सिड ऑफ वायरस किससे बना होता है? मैं बार बार चिल्ला के आपको बता रही हूँ, वायरस का जो कवर होता है वो प्रोटीन का बना होता है। इसी को कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। या बहुत से प्रोटीन के सब यूनिट से मिलकर बना होता है, इसी को कैप्सोमेयर्स कहते हैं। जो प्रोटीन के सब यूनिट होते हैं इसको क्या कहेंगे? इसको कैप्सोमेयर्स कहते हैं। ठीक है, कैप्सोमेयर्स कहते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ना तो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है? कौन सा है? ऑस्ट्रेलोरिया, TMB, ईस्ट या इकोलाई? तो इसमें से एक आपको वायरस दिख रहा है। कौन सा वायरस है? तो ये है TMB, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये वायरस जो होते हैं ये ना प्रोकैरियोटिक होते हैं, ना यूकैरियोटिक होते हैं, ना लिविंग होते हैं, ना नॉन लिविंग होते हैं। यानी कि इनमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जब ये ह्यूमन बॉडी यानी होस्ट बॉडी में होते हैं तो ये सजीव जैसा लक्षण शो करते हैं। होस्ट बॉडी के बाहर होते हैं तो ये निर्जीव जैसा लक्षण शो करते हैं। लेकिन सजीव कोशिकाओं के संपर्क में आने पर ये रोग उत्पन्न करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, मतलब सारी प्रक्रिया करते हैं। इसी को जो है ना ये प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है, इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम उत्पन्न करता है। एड्स या फिर जिसका फुल फॉर्म दिया एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है। पूछा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बैक्टीरियम? तो बिल्कुल नहीं, एड्स एक विषाणु जनित रोग है, तो ये बैक्टीरियम से होगा नहीं, फंगल स्पोर से होगा नहीं, पॉलन ग्रेन से होगा नहीं, होगा किससे? वायरस से। कौन सा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सबसे ज्यादा जो वायरस है इसके लिए HIV वायरस। HIV वायरस को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसा कि आपके सामने लिखा है HTLV थर्ड, LAV या फिर ARV सेकंड। ये सभी HIV वायरस के ही सेकंड नाम है, या फिर कह सकते हैं इनके कॉमन नेम है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। या मानव शरीर की संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए अर्जित जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है यानी इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसको नष्ट कर देता है। इसमें जो रोगी होता है उसके रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। और एड्स जो होता है इसके लक्षण 6 साल बाद जो है दिखाई देते हैं, जब ये पूरी तरह से अपने आप को डेवलप कर लेता है। तब तक ये मानव शरीर में सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। कहीं कहीं कहा गया 6 से 10 साल तक। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है एड्स जो है ये लाइलाज बीमारी है। क्यों? क्योंकि ये 6 से 10 सालों तक अपना कोई लक्षण ही नहीं शो करता है। धीरे धीरे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता रहता है और अचानक से इसका जब लक्षण दिखता है तो फिर डॉक्टर के पास भी कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता, क्योंकि मानव का जो बॉडी है वो पूरी तरह से प्रतिरक्षा तंत्र के मतलब उसका जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर वायरस कण को कहते हैं। आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल्स इज कॉल्ड विरियन, कैप्सिड, ऑब्लिगेट पैरासाइट या नन ऑफ दिस। जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर वायरस कण को क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विरियन। क्या कहेंगे? विरियन। विषाणु स्वतंत्र रूप से निर्जीव और सजीव दोनों में संक्रमण फैलाते हैं। एक परिपक्व विषाणु को जीवित कोशिका के बाहर विरियन कहा जाता है। यह न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन आवरण या कैप्सिड का बना होता है। ठीक, यह विषाणु का छोटा रूप होता है विरियन। ऑप्शन ए सही जवाब। झारखंड, डाइट, एनवीएस, टीजीटी और डी ट्रिपल एस भी तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, विरियंस क्या है? तो वायरस का कैप्सिड है। वायरस की पूर्ण अवस्था है तो वायरस का पूर्ण अवस्था है। क्यों? क्योंकि विरियंस में न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके अलावा कैप्सिड दोनों ही पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये वायरस की पूर्ण अवस्था होती है। विरियन का जो आकार होता है ये 10 से 900 मिली माइक्रोन तक होता है। कितना? 10 से 900 मिली माइक्रोन तक। अगला, साई इंटू 174 विषाणु के जीनोम में बीपी की संख्या क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5386। ये क्वेश्चन आपको एलटी ग्रेड हाल फिलहाल के एग्जाम में देखने को मिला था। साई इंटू 5 इंटू 174 विषाणु के जीनोम में बीपी की संख्या 5386 होती है। इसको कोलीफेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह कोलीफेज वायरस में अपवाद के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वायरस यानी विषाणु में क्या पाया जाता है? तो एक विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों पाया जाएगा। न्यूक्लिक एसिड में या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, लेकिन डीएनए के साथ साथ अगर डीएनए होगा तो इसके अलावा प्रोटीन भी होगा, आरएनए होगा तो इसके अलावा प्रोटीन भी होगा, प्रोटीन होगा तो आरएनए या डीएनए में से एक होगा, यानी कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों ही पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ। नॉन सेल्यूलर होता है, यानी इसमें कोई भी कोशिका नहीं होती है। विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण होते हैं जो लिविंग के अंदर लिविंग जैसा और बाहर नॉन लिविंग जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वायरस संरचना में प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण को कैप्सिड कहा जाता है जो प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की इकाई को कैप्सोमियर कहा जाता है। हर वर्ड से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। प्रोटीन की छोटी छोटी इकाई क्या कहलाती है? कैप्सोमियर कहलाती है। और प्रोटीन की कवरिंग को कैप्सिड कहा जाता है। पूरे कण को विरियन कहते हैं। विरियन वायरस का छोटा रूप होता है। इसमें कैप्सिड और न्यूक्लिक अम्ल दोनों ही पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल आरएनए अथवा डीएनए में से एक ही होता है। न्यूक्लिक अम्ल विरियन का 6% भाग बनाता है, जबकि प्रोटीन 94% भाग बनाता है। यानी कि सबसे ज्यादा कौन बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। कितना? 94%। और न्यूक्लिक अम्ल कितना बनाएगा? 6%। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने कुछ कथन दिए हैं, पूछा कौन सा सत्य है। पहला दिया, विषाणु में प्रोटीन परत यानी प्रोटीन कवर जो है वो कैप्सोमियर की बनी होती है। तो आप बताइए, विषाणु में जो प्रोटीन कवर होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये छोटे छोटे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिसे कैप्सोमियर कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, पहला बिल्कुल सत्य है। फिर दिया है, वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल आल्सो। वायरस जो है ये मृत कोशिकाओं में भी द्विगुणन कर सकते हैं, बहुगुणन कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, ये केवल लिविंग में ही करेंगे। वायरस हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल नहीं, ये दोनों नहीं बनाते हैं। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। विषाणु में प्रोटीन कोट कैप्सोमियर के नाम से जाना जाता है, जो कैप्सिड के समान सब यूनिट की बनी होती है। प्रत्येक कैप्सोमियर में 146 अमीनो अम्ल लगे होते हैं। विषाणु का बाहरी आवरण कैप्सिड में बहुत सी प्रोटीन यानी कैप्सोमियर से बने होते हैं। तो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन में संक्रामक कण जिसमें न्यूक्लिक अम्लों का अभाव होता है वो क्या कहलाते हैं? विरियन, पीरियन, प्रियन, वायराइड्स या फिर वायरोसाइट्स। यानी कि प्रोटीन में संक्रामक कण जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता, यानी प्रोटीन की कवर पाई जाती है लेकिन न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है, वो क्या कहलाएंगे? तो वो क्या कहलाएंगे? प्रियॉन्स कहलाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रियॉन्स की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो स्टैनली प्रूशिनर नामक वैज्ञानिक ने किया था, और 1983 में इन्होंने खोज की। 1997 में इन्हें प्रियॉन्स की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसने किया था? स्टैनली प्रूशिनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण क्या है? सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला यही प्रियॉन्स है। प्रियॉन्स जो है इसकी खोज प्रूशिनर नामक वैज्ञानिक ने की था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, ये
प्रोटीन में संक्रामक कण होता है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल जो है वो नहीं पाया जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ऐसे रोग संक्रामक कारक जिसमें केवल प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता, उसे प्रियॉन्स कहा जाता है। ठीक है। वायराइड्स जो होता है ये विषाणु का छोटा रूप होता है, यानी प्रोटीन कवर और न्यूक्लिक एसिड दोनों ही इसमें मौजूद होता है, और विषाणु में भी दोनों मौजूद होता है। बैक्टीरियोफेज जो होता है ये बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला एक वायरस है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ? तो हाइड्रोफोबिया क्या है? हाइड्रोफोबिया वही बीमारी है जो कुत्तों के काटने से होती है, जिसे आप जनरली रेबीज बीमारी के नाम से जानते हैं। वो रेबीज बीमारी नहीं होती है, उस बीमारी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ये एक वायरल डिजीज है। इसमें व्यक्ति जो है इसको जल से डर लगने लगता है। ये रेबीज के इन्फेक्शन से फैलता है। कोई भी एनिमल्स है, पेट है जिसमें ऑलरेडी रेबीज है, ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, सारे जानवरों को काटने से रेबीज नहीं फैलता है। रेबीज उसी से फैलेगा जिसमें ऑलरेडी रेबीज हो, जिस एनिमल में पहले से रेबीज के सिम्टम रेबीज वायरस देखने को मिला हो, उसी से जो है रेबीज फैलता है। और उससे क्या होता है? हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति को क्या होता है? जल से जो है यानी पानी से जो है वो डर लगने लगता है। इसके अलावा इसके शुरुआती लक्षणों में बुखार होगा, जगह जगह पर झुंझुनी जैसे लक्षण दिखाई देंगे, मतलब कि पैरों में कंपन होने लगेगा, झुंझुनी पकड़ेगी, और पानी से डर इसका प्रमुख लक्षण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये एक वायरल डिजीज है। अगला, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस। प्लांट वायरस का एग्जाम्पल कौन सा है? एडिनो वायरस, HIV वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या TMB वायरस? तो हम सभी को पता है एडिनो वायरस जो है ये मनुष्य में समान सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार होता है। HIV वायरस एड्स के लिए जिम्मेदार होता है, ये भी ह्यूमन में होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से खांसी होता है, ये भी ह्यूमन में होता है। लेकिन TMB वायरस, इसका फुल फॉर्म ही है टोबैको मोजेक वायरस, यानी मोजेक में पाया जाता है। मोजेक यानी तंबाकू में, तंबाकू यानी प्लांट में। तो प्लांट का वायरस कौन सा हो गया? TMB वायरस हो गया। ये क्वेश्चन आपका LT ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अगर बात करें TMB वायरस की, तो ये कैसा होता है? तो ये खोखला होता है और डंडे के समान होता है। कैसा होता है? खोखला होता है और रॉड शेप होता है। इसकी लंबाई 3000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3000 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसका जो व्यास होता है यानी डायामीटर होता है वो 180 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका प्रोटीन आवरण 21-30 कैप्सोमियर का बना होता है, यानी 2130 कैप्सोमियर में इसमें प्रोटीन आवरण होता है, जो कि कुंडली के रूप में बना होता है। प्रत्येक कैप्सोमियर के अंदर की ओर एक फॉरो यानी कि एक खांचा देखने को मिलता है। ये संक्रमित किसको करता है? मोजैक को, यानी तंबाकू की पत्तियों को संक्रमित करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये TMB वायरस का आपके सामने डायग्राम है। ये TMB वायरस की संरचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMB इज। TMB का आनुवंशिक सामग्री क्या है? क्रोमोसोम, DNA, RNA या नन ऑफ दीज? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, RNA। TMB की आनुवंशिक सामग्री RNA है। RNA का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। RNA क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य, एक मिनट, RNA नहीं करता, सॉरी। RNA एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। TMB जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये खोखला डंडे के आकार का होता है। 3000 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई होती है। इसका डायामीटर 180 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके जो प्रोटीन आवरण होते हैं वो 21-23 कैप्सोमियर के बने होते हैं। ठीक है। और इसकी आनुवंशिक सामग्री क्या होती है? RNA होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे वायरस टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी बैक्टीरिया टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।